खबर बिहार से है, जहां जल्दी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है और ये जो चुनावी सरगर्मी बढ़ी हुई है, इस बीच आज बड़ी सियासी खबर एक महत्वपूर्ण सियासी मुलाकात के तौर पर सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं और अपने दौरे के बीच आज गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। दोनों के बीच पटना के होटल मौर्य में बंद कमरे में मुलाकात हुई है। इस मुलाकात से पहले कल रात अमित शाह बिहार बीजेपी के प्रमुख नेताओं के साथ बिहार चुनाव को लेकर बैठक कर चुके हैं, जिसमें चुनावी तैयारियों की समीक्षा की गई है। बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई है और अब ये जो मुलाकात हो रही है, इस मुलाकात को लेकर सियासी कयास लगाए जा रहे हैं कि मुलाकात जब हो रही है तो फिर इस मुलाकात में बात क्या होगी, क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बीजेपी और जेडीयू में क्या रहने वाला है, उस पर मुहर लग सकती है क्या। इस मुलाकात को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। जानकारी मिल रही है 20 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है, सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो मुलाकात हुई है, 20 मिनट की मुलाकात अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच बंद कमरे में मुलाकात हुई है। 20 मिनट की इस मुलाकात में चर्चा हुई है सीट शेयरिंग को लेकर भी। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद गृहमंत्री अमित शाह पटना से रोहतास के डेहरी ऑन सोन रवाना हो गए हैं। यहां आज उनकी पार्टी और संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक है। एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक कुमार की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना के होटल मौर्य से जो है डेहरी ऑन सोन के लिए रवाना हो रहे हैं। आज डेहरी ऑन सोन एवं बेगूसराय में बिहार विधानसभा चुनाव को लेके पार्टी नेताओं के साथ जो है वो बैठक करने वाले हैं। अभी पटना से हेलीकॉप्टर से डेहरी ऑन सोन के लिए जो है वो रवाना हो रहे हैं। इसके पहले अभी नीतीश कुमार ने इसी होटल में अमित शाह से मुलाकात की है। सूत्रों के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों पे चर्चा हुई है, सीट शेयरिंग पर भी जो है वो चर्चा हुई है। करीब 20 मिनट तक नीतीश ने बंद कमरे में जो है मुलाकात की है अमित शाह से। देखिए अमित शाह जाते हुए, और आपको बता दें उनका ये बिहार दौरा जो है काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र जो है वो देने वाले हैं। आज शाम ही अमित शाह जो है वो दिल्ली रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कल ही देर रात वो पटना पहुंचे हैं। कल रात में भी उन्होंने इसी होटल में बिहार बीजेपी के प्रमुख नेताओं के साथ जो है वो बैठक की, चुनावी तैयारियों की जो है वो समीक्षा हुई है। अब देखिए रवाना होते हुए डेहरी ऑन सोन के लिए अमित शाह। आपको बता दें आज जो दो बैठकें होनी है उसमें जो है जो जानकारी मिल रही है कि चुनावी रणनीति पर मंथन होगा, चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। अमित शाह जीत का मंत्र देंगे, बूथ सशक्तिकरण पर जो है वो वार्ता होगी, संगठन की मजबूती पर जो है वो बातचीत होगी। तब चुनाव में कितना लाभ होता है ये देखना होगा। लेकिन नीतीश कुमार पहुंचे, अमित शाह से मुलाकात किए हैं, चुनावी तैयारियों पर जो है वो वार्ता हुई है और सीट शेयरिंग पर भी जो है वो चर्चा हुई है। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ मैं शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना। और आइए अब हम आपको वो बड़ी खबर देते हैं जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं कि आखिर बिहार में एनडीए के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या तय हो सकता है। इसको लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है। बिहार में विधानसभा की आप जानते हैं 243 सीटें हैं। जेडीयू को 102 से 103 सीट मिलने की बात सामने आ रही है। बीजेपी के खाते में 101 से 102 सीट जा सकती है एनडीए गठबंधन में। वहीं एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी को 25 से 28 सीट देने की बात कही जा रही है। हम पार्टी जो है जीतन राम मांझी की पार्टी 6 से 7 सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी को दी जा सकती हैं चुनाव में, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम 4 से 5 सीट आरएलएम को दी जा सकती है। तो कुल मिलाकर यह है वो सीट बंटवारे का एक फॉर्मूला जो सामने आ रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं। शशांक, जो कहा जा रहा था कि इस बार 2025 बिहार विधानसभा चुनाव और एनडीए में भले ही एक सीट सही, लेकिन जेडीयू इसी कोशिश में है कि सीट बंटवारे पर जब मुहर लगे तो बीजेपी के मुकाबले जेडीयू के खाते में भले ही एक सीट सही पर ज्यादा आए। उसी दिशा में यह फॉर्मूला सेट होता हुआ नजर आ रहा है सीट बंटवारे का बिहार में।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अमित शाह बिहार दौरे पर हैं, बीजेपी नेताओं के साथ चुनाव को लेकर बैठक करने वाले हैं। उसके ठीक पहले नीतीश ने उनसे मुलाकात की। इसी बीच सूत्रों से बड़ी जानकारी जो है सीट शेयरिंग को लेकर मिली है। 2024 में जो बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था, उसी तर्ज पर बिहार विधानसभा चुनाव में भी फॉर्मूला जो है वो रह सकता है। भले चिराग की पार्टी 40 सीट मांग रही हो, मांझी 20 सीट मांग रहे हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल होने नहीं जा रहा है। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 243 सीटें हैं, जेडीयू 102 से 103, बीजेपी 101 से 102, चिराग की पार्टी को 25 से 28, जीतन राम मांझी को 6 से 7 एवं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 4 से 5 सीटें जो हैं वो मिल सकती हैं। यही फार्मूला रह सकता है। और मैं आपको बता दूं, इस फार्मूले पर बातचीत जो है वो आगे बढ़ चुकी है। सो सहयोगी दल इस बार दबाव नहीं बना पाएंगे, मैं गारंटी के साथ ये बात कह रहा हूं। और जदयू जो है एक सीट ज़्यादा पे लड़ेगी, बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। आप ध्यान दीजिए, जब 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था तो जदयू को 122 सीटें मिली थी, बीजेपी को 121 सीटें मिली थी। जदयू अपने 122 में से जो है 7 सीट जीतन राम मांझी को दी थी, 115 पर खुद लड़ी थी। बीजेपी 121 में से 11 सीटें मुकेश सहनी को दी थी और 110 सीट पर जो है खुद लड़ी थी। और इस बार यही है कि जदयू बड़े भाई की भूमिका में ही रहेगी और 1 या 2 सीट पर ज़्यादा लड़ सकती है बीजेपी के मुकाबले। चिराग पासवान के खाते में जो 25 से 28 सीटें जा सकती हैं एनडीए के भीतर, उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? इस पर राजी होंगे क्या चिराग पासवान? शशांक। नहीं, बिल्कुल राजी होना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। 2020 की बात अलग थी, जब वो एनडीए से अलग हो गए थे सीट बंटवारे के मसले पर और जदयू के खिलाफ हर सीट पर कैंडिडेट दे दिया था। अभी वो केंद्रीय मंत्री हैं और कोई बड़ा कदम उठाने की स्थिति में वो बिल्कुल नहीं है। भले पार्टी की तरफ से लगातार बीजेपी जदयू पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन होने वाला कोई उनको फायदा नहीं है। उनकी पार्टी के 5 सांसद हैं, 1 लोकसभा सीट पर आप 6 विधानसभा सीट मानिए, तो उनको 25 से 28 जो है वो मिल सकता है। यही बात जो है अब आगे बढ़ चुकी है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो फॉर्मूला सामने निकल कर आ रहा है एनडीए के बीच सीट बंटवारे को लेकर, किसी तरीके का कोई पेच मुख्य तौर पर, मोटे तौर पर नहीं फंसेगा। मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है। शशांक। बिल्कुल बिल्कुल, मामला जो है यहाँ पर आसानी से जो है वो सुलझ सकता है। टेंशन जो है कहीं ना कहीं महागठबंधन में है, क्योंकि एक तो कांग्रेस तेजस्वी के चेहरे पे मुहर नहीं लगा रही है, दूसरा पिछली बार 70 पे लड़ी थी, इस बार इच्छा उतनी ही और उससे ज़्यादा या चाहिए नहीं तो, लेकिन आरजेडी देने के मूड में नहीं है। तो चिंता की बात अब महागठबंधन में है। एनडीए में बातचीत जो है वो आगे बढ़ रही है। और मैं आपको बता दूं कि जो चुनाव की तारीखों का ऐलान है वो अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में हो सकता है। और सीट शेयरिंग पर जो बातचीत है वो फाइनल, मतलब आप मान के चलिए कि इस महीने के आखिरी तक हो सकती है और 1 या 2 अक्टूबर को एनडीए में सीटों का जो ऐलान है, सीट बंटवारे का ऐलान औपचारिक रूप से हो सकता है 1 या 2 अक्टूबर को। तो महागठबंधन के मुकाबले एनडीए जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में फिलहाल बाजी इस रूप में मारता हुआ नजर आ सकता है। जैसा कि हमारे सहयोगी शशांक बता रहे हैं कि एक तो एनडीए के अंदर जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है कमोबेश उस पर सहमति बन चुकी है, महागठबंधन में अभी रार है। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि सीटों के इस बंटवारे को लेकर एनडीए में सहमति बन गई है, तो जैसा कि शशांक बता रहे हैं अक्टूबर के पहले हफ्ते में या फिर इसी महीने सितंबर के आखिर तक एनडीए के भीतर सीट फॉर्मूले का ऐलान भी कर दिया जाएगा, ताकि दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट जाएं। जो सीटें उनके खाते में आ रही हैं उसको लेकर उम्मीदवारों के नाम पर वो मंथन कर सकें और उनको समय मिल जाए। शशांक, इस सब के बीच जो अमित शाह का ये आज का दौरा रहा है, आज जो उन्होंने मुलाकात भी की है नीतीश कुमार से, क्या माना जाए ये महत्वपूर्ण दौरा और इसी ने तमाम एनडीए के भीतर जो सवाल थे सीट बंटवारे को लेकर उस पर विराम लगाया और फॉर्मूले तक पहुंचने में मदद की है? बिल्कुल, जो अभी ये बैठक हुई है 20 मिनट तक बंद कमरे में दोनों के बीच में जो है वो मुलाकात हुई है। इसमें चुनावी तैयारियों पर बातचीत हुई है और सीट शेयरिंग पे भी जो है वो बातचीत हुई है। और आपको बता दूं, मामला अब जो है वो लॉक होता हुआ दिख रहा है। अमित शाह जो है हेलीकॉप्टर से डेहरी ऑनसोन के लिए रवाना हो गए हैं। यहाँ पर वो बैठक करेंगे। करीब 10 जिलों के नेता कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। डेहरी ऑनसोन में बैठक करके शाहबाद और मगध क्षेत्र को जो है वो साधने की कोशिश है। शाहबाद एनडीए की कमजोर कड़ी है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में शाहबाद में 20 सीटें हैं विधानसभा की, 22 सीटें हैं माफ कीजिएगा।
यहाँ मात्र 2 सीट जो है एनडीए जीत पाई थी, 19 सीट महागठबंधन के खाते में गए थे और 1 सीट बीएसपी जीती थी। और पिछले साल लोकसभा चुनाव में तो शाहबाद में भी एनडीए का प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा था। तो जहाँ पर एनडीए कमज़ोर है वहाँ पर फोकस जो है वो अमित शाह कर रहे हैं। आज की बैठक में जो है चुनावी तैयारियों की जो है उस पर चर्चा होनी है, रणनीति पर मंथन होगा, बूथ सशक्तिकरण पर वार्ता होगी। अमित शाह जीत का मंत्र जो है पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को देंगे, आपस में कैसे बेहतर तालमेल रहे उस पर जो है वो चर्चा होनी है। इसके बाद वो बेगूसराय जाएंगे, वहां पर भी जो है बैठक करने वाले हैं। बात कांग्रेस सांसद लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की। आज वोट चोरी के आरोप को लेकर राहुल गांधी देश के सामने आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की है। राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन के जरिए वोट चोरी के एक बार फिर आरोप दोहराए हैं नए सबूतों के साथ। राहुल गांधी की तरफ से नए सबूत दिखाने का यह दावा किया। उन्होंने कहा चुनाव आयोग जानबूझकर कांग्रेस के वोटों को निशाना बना रहा है और जो कांग्रेस के वोट हैं उन्हें डिलीट करने का काम जानबूझकर चुनाव आयोग कर रहा है। यह आरोप जो राहुल गांधी की तरफ से लगाया गया है। राहुल इस बार अपने साथ ऐसे वोटर्स को मंच पर लेकर आए जिनके नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किए गए। उन्होंने कहा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार उन लोगों की रक्षा कर रहे हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को बर्बाद किया। वोट चोरों की रक्षा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं। यह बड़ा आरोप राहुल गांधी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच से लगाया। Some other force hijacked the process and deleted the vote. 6,018 applications were filed, impersonating voters. The people who filed these applications actually never filed them. The filing was done automatically using software. We will show you that. Mobile numbers from outside Karnataka, from different states, and you can see on the map, from different states were used to delete numbers in Aland. And it was done targeting Congress voters. This is something I'm saying after solid proof. The Chief Election Commissioner of India is protecting the people who have destroyed Indian democracy. तो एक तरफ राहुल गांधी जो आज देश के सामने आए, उन्होंने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया, कई सवाल चुनाव आयोग पर दागे और राहुल गांधी के इन सवालों और दावों पर चुनाव आयोग के सूत्रों कर्नाटक के आलंद में वोटर्स के नाम कटने पर बोला। आलंद को लेकर चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज कराई थी। ये चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से सफाई दी गई है कि ये जो आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने आलंद को लेकर, उस मामले में चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज कराई थी। राहुल गांधी के आरोप बेबुनियाद ये चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। कर्नाटक के आलंद में वोटर्स के नाम कटने को लेकर जो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज, उस पर चुनाव आयोग का सूत्रों के हवाले से यह जवाब आया है कि वो आलंद वाले मामले में जो दावा राहुल गांधी कर रहे हैं उस पर चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज कराई थी। हालांकि आज की अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि ये वो हाइड्रोजन बम नहीं है, ये अभी झांकी है और हाइड्रोजन बम अभी बाकी है। लगातार चुनाव आयोग को कटघरे में राहुल गांधी की तरफ से खड़ा किया जा रहा है, ये कहते हुए कि चुनाव आयोग वोट चोरी करने दे रहा है। जो वोट चोर हैं उनका बचाव चुनाव आयोग की तरफ से किया जा रहा है। ये चुनाव में धांधली के आरोप राहुल गांधी की तरफ से जोरदार तरीके से लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज राहुल गांधी फिर देश के सामने आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की और इस बार राहुल ऐसे वोटर्स को भी मंच पर लेकर आए जिनको लेकर राहुल ने बताया कि इनके वोट काट दिए गए। और अब राहुल गांधी के ये जो आरोप है इस पर चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से जवाब आ रहा है कि राहुल के आरोप सब बेबुनियाद हैं। कर्नाटक के आलंद में जो हुआ इसको लेकर चुनाव आयोग ने तो खुद ही एफआईआर दर्ज करवाई थी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं और जरा अंकित गुप्ता से जान लेते हैं। अंकित, एक बार फिर से ये वोट चोरी के मुद्दे को लेकर सीधे सीधे आर पार राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच छिड़ता हुआ नजर आ रहा है।
बिल्कुल रोमाना, ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी जब राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे तो चुनाव आयोग ने इसी तरह से काउंटर किया था और अभी जो चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल के सामने आई है। पहले तो जो राहुल गांधी ने जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं गणेश कुमार, उनके खिलाफ जो आरोप लगाए हैं, चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है कि राहुल गांधी द्वारा लगाए गए तमाम आरोप निराधार हैं और गलत है। और किस आधार पर चुनाव आयोग के सूत्र इस तरीके की जानकारी दे रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी ने कहा कि एक व्यक्ति का नाम गलत तरीके से काट दिया गया और उसको जो पता भी नहीं था। तो यहां पर चुनाव आयोग के सूत्र बता रहे हैं कि वोट अगर कोई डिलीट किया जाता है तो उससे पहले वो व्यक्ति जिसका नाम जो है काटा जा रहा है वोटर मतदाता सूची से, वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है, उससे पहले जो है सुनवाई का अधिकार दिया जाता है। यानी कि उस व्यक्ति से पूछा जाता है, उसको नोटिस जारी किया जाता है कि आपका नाम काटा जा रहा है। और अभी जो बिहार में एसआईआर चल रही है रोमाना, हमको यह भी बताना होगा कि यहां पर भी जिन लोगों के नाम जो मतदाता सूची से हटाए गए हैं उनको जो है बाकायदा जो नोटिस दिया गया है, उनको अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है और जब तक वो पक्ष सामने नहीं आता तब तक वोटर लिस्ट से नाम नहीं हटता। इसके अलावा एक और जो है जानकारी आई है चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से, उसमें बताया गया है कि कोई भी आम नागरिक ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं कर सकता। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया कि किस तरीके से 12 मिनट में 14 वोट डिलीट कर दिए गए, तो यहां पर जो है साफ तौर पर चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी कि कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं कर सकता। अब बात की जाए आणंद विधानसभा सीट की, जिसका जिक्र राहुल गांधी लगातार कर रहे थे। राहुल गांधी ने जिस बात का जिक्र किया, तो जब चुनाव आयोग के सूत्र बता रहे हैं कि 2023 में आणंद विधानसभा सीट में वोटर डिलीट करने की असफल कोशिश हुई थी, जिस मामले में खुद जो चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। यानी कि चुनाव आयोग कह रहा है कि हां, उस दौरान वहां पर 2023 में ऐसा कोशिश की गई थी, वोटर लिस्ट में से नाम काटने की कोशिश की गई थी और चुनाव आयोग ने वहां पर खुद एफआईआर दर्ज करवाई थी। इतना ही नहीं, अब आणंद विधानसभा के जो है चुनाव परिणाम की बात भी कही है, जहां पर बताया गया है कि आणंद विधानसभा में से 2018 में बीजेपी के सुबोध गुट्टेदार जीते थे, जबकि 2023 में कांग्रेस के बी.आर. पाटिल जीते हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि वोटों को गलत तरीके से काटा गया, जबकि 2023 के चुनाव में वहां पर जो पहले बीजेपी के उम्मीदवार जीत हासिल कर चुके थे 2018 में, तो 2023 के चुनाव में वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। तो एक तरह से राहुल गांधी ने जो तमाम आरोप लगाए हैं, चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आई है, वो आरोप पूरी तरह निराधार है। इतना ही नहीं, कुमार ज्ञानेश जो कि जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो भी निराधार हैं और गलत हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से आई है जानकारी। जी नहीं, तो अगर इस तरीके से गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं, तो फिर जनता में तो भ्रम फैलेगा ना, और ये लोकतंत्र के हित में तो है नहीं। तो इस पर रोक लगे, इसको लेकर क्या चुनाव आयोग की तरफ से कोई कदम उठाया जाएगा? इस पर चुनाव आयोग के सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी तो अपने दावों को पूरी तरीके से पुख्ता और सबूतों के साथ वो देश के सामने रख रहे हैं। वो तो अपने दावों के साथ खड़े हुए हैं। वो तो कह रहे हैं कि बिना तैयारी के मैं आता ही नहीं हूं, मेरे पास तो सारे सबूत हैं। वो कह रहे हैं ये तो अभी झांकी है, आगे हाइड्रोजन बम की तैयारी है। बिल्कुल, अभी हाइड्रोजन बॉम्ब बाकी है, राहुल गांधी ये बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए रोमाना, हमको ये भी ध्यान रखना होगा, इससे पहले भी जो 3 महीने पहले जब राहुल गांधी ने कर्नाटक का जिक्र करते हुए जो तथ्य सामने रखे थे, उसके बाद में अमूमन ऐसा होता नहीं है कि इस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। लेकिन वहां पर चुनाव आयुक्त ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने सहयोगियों के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है एक सवाल का जवाब दिया था और वहां पर उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं कि उनके ये आरोप सही है, तो चुनाव आयोग के सामने वो हलफनामा दे। जब उनसे मैंने यही सवाल पूछा था कि आखिर वो हलफनामा देने की जरूरत क्या है, क्योंकि वो जो है वो कहते हैं कि मैं तो जो नेता प्रतिपक्ष हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूं, अगर मैं सार्वजनिक तौर पर आकर के ये बात कह रहा हूं तो चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। तो चुनाव आयोग की तरफ से नियमों का जिक्र करते हुए कहा गया था कि राहुल गांधी उस पर्टिकुलर जो सीट के जहां के वो आरोप लगा रहे हैं वहां के वो मतदाता नहीं है। ऐसे में अगर उनको कोई भी शिकायत देनी है तो उस जो विधानसभा सीट का अगर कोई मतदाता है तो वो तो शिकायत दे सकता है अगर उसके साथ गलत तरीके से उसका नाम काटा गया है या कोई फर्जीवाड़ा हुआ है। लेकिन क्योंकि राहुल गांधी के साथ वहां पर नहीं हुआ है, तो ऐसे में राहुल गांधी अगर हजारों लोगों को लेकर ये बात कर रहे हैं तो उनको चुनाव आयोग में शपथ पत्र देना होगा, जो कि चुनाव आयोग के सामने राहुल गांधी नहीं दे रहे हैं। जाएगा कि आज तो वही वोटर जिनके नाम कटे उन्हीं को अपने साथ मंच पर लेकर आ गए राहुल गांधी। तो अब ये मामला आगे किस तरीके से बढ़ेगा और आखिरकार ये सबूत और वो हाइड्रोजन बम बाकी, वो क्या है हाइड्रोजन बम, इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन आज फिर दोहरा कर गए हैं राहुल गांधी कि अभी हाइड्रोजन बम बाकी है।